हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और कोई चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण से कितना फोर्स लगेगा और वो फोर्स किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है। सो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। शॉर्ट में मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड कह दिया। और दूसरा क्या करना है हमें, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लग जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। और साथ में ये भी स्टडी करना है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो हम बात करते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? स्पेस अराउंड ए चार्ज अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अनदर चार्ज। दिए हुए चार्ज के चारों तरफ की वो जगह जहाँ तक इसके इफेक्ट को कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर सके, महसूस कर सके, क्या कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इससे मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ें तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। किसी मैग्नेट के चारों तरफ की जगह जहाँ तक इसके इफेक्ट को कोई हम महसूस कर सकें, या यूँ कह दें कि कोई मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को कितने डिस्टेंस तक अपने चारों तरफ अट्रैक्ट या रिपेल या उसके ऊपर अपना फोर्स लगाता है, उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखो हम ये कहते हैं कि सपोज यदि कोई चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल Q को हम इलेक्ट्रिक फील्ड E में पुट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स क्या लगता है, F इज इक्वल टू QE। इफ ए चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E देन फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इज QE। अब देखो हम यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लेते हैं। मान लो ये हमारे पास में क्या है, सपोज XY इज एनी कंडक्टर। वी नो दैट नेट चार्ज इन ए कंडक्टर इज, इस कंडक्टर के अंदर यदि हम नेट चार्ज की बात करते हैं तो नेट चार्ज क्या होगा इसके अंदर, जीरो। नेट चार्ज इज जीरो। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, सो नेट चार्ज इन द कंडक्टर इज जीरो। अब देखो यदि इस कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर देते हैं, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू दिस कंडक्टर, तो क्या इस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर से देखो क्या कहा मैंने कि जब हम इस कंडक्टर में करंट को पास करेंगे तो क्या इस कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसको हम देखो यहाँ पर यदि हम कोई स्टैटिक चार्ज रख देते हैं, सपोज Q इज एनी स्टैटिक चार्ज, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता तो हमने जैसे यहाँ किया था कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल Q को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता, फोर्स लगता। लेकिन जैसे ही हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक किसी स्टैटिक चार्ज को रखा, देयर इज नो फोर्स ऑन दिस चार्ज। इसका मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। होता तो फोर्स लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मीन्स देयर इज नो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये कह सकते हैं कि नो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। नेट चार्ज कितना है, जीरो। अब करंट को पास करते हैं तो भी नेट चार्ज जीरो कैसे होगा। हम ये कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग, इस एंड से जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेंगे उतने यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, नेट चार्ज फिर से क्या हुआ, जीरो। इट मीन्स देयर इज नो फोर्स। अब देखो अब हमारे पास में मैजिक क्या होता है कि जैसे ही हम इस चार्ज को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक मूव करवाते हैं, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस करंट कैरिंग कंडक्टर के नज़दीक मोशन में आ जाता है, सपोज किसी भी वेलोसिटी से मूव करने लगता है, तो क्या होता है, इस चार्ज पे फोर्स लगता है
और ये चार्ज सपोज क्यू इज चार्ज वेलोसिटी v से मूव करता है, तो ये चार्ज क्या होता है, अपने रास्ते से अपने पथ से डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, इस सिचुएशन को हम कंपेयर कर सकते हैं किसके द्वारा, और स्टीड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था कि ये मान लो हमारे पास में हमने यूँ पढ़ा था कि ये कोई वायर है, वायर में से करंट पास करते हैं और वायर के नीचे किसको रखते हैं, मैग्नेटिक निडल को। तो निडल में क्या आता है, डिफ्लेक्शन। किस कारण से आया कि वायर में करंट को पास करेंगे तो वायर के कारण वायर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये निडल भी क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल की। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से इस पर फोर्स लगा। सेम वे में यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जब इस वायर में हमने करंट को पास किया, इस चार्ज पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसका मतलब यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तो हमने यहाँ से भी प्रूव कर दिया और स्टीड एक्सपेरिमेंट को यहाँ से भी प्रूव कर दिया कि जब किसी चार्ज पार्टिकल जब किसी कंडक्टर में से करंट को पास करवाएंगे तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से क्या हुआ, इस चार्ज पे फोर्स लगा जिस कारण से डिफ्लेक्ट हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स लगता तो क्या होता, अगर ये चार्ज रेस्ट पे होता तो भी फोर्स लगाना था, मोशन में होता तो भी फोर्स लगाना था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो क्या बचा, अकेला मैग्नेटिक फील्ड। सो हम ये कह दें कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब हम समझते हैं हमारा ये जो कंसेप्ट है, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। तो हमारा हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। अभी तक जो मैंने बताया था वो सारा क्या था, समझने के लिए था। अब फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। मान लो भी सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या यूँ कह दें कि इस केस में, या मान लो ये कोई रूम है, इस रूम में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B प्रेजेंट है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल Q वेलोसिटी v से मूव करता है, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी, क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स किन किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये फोर्स, इन फैक्टर्स को हम समझते हैं, उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे मान लो ये मैंने लिया मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। हम पहले केस में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर देते हैं। ये लेते हैं कोई चार्ज, सपोज दिस इज एनी चार्ज, और इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ मैं v, चार्ज की वेलोसिटी मान ली v, तो क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब यदि हम चार्ज की जगह q की जगह 2q, फिर 3q, फिर 4q, कहने का मतलब क्या है, इफ़ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यदि हम चार्ज का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे मान लो पहले चार्ज q को वेलोसिटी v से, फिर चार्ज q की जगह बड़ा चार्ज ले लेते हैं 2q, सेम वेलोसिटी सेम रखनी है, v रखनी है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने और बढ़ा दिया। हमें क्या मिलता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ में इंक्रीज होता है। तो यहाँ से मेरे पास में एक रिजल्ट आ गया कि किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब सेकंड बात, सेकंड फैक्टर हम समझते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है कि सपोज B को भी कांस्टेंट रखते हैं, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको भी कांस्टेंट रखते हैं, चार्ज की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, चार्ज की वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, सपोज वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, वेलोसिटी v3, और इस प्रकार से कि v3 इज़ ग्रेटर देन v2 इज़ ग्रेटर देन v1। मतलब जितना हमने वेलोसिटी को बढ़ाया चार्ज की को, उतना ही क्या हुआ, डिफ्लेक्शन इसमें ज़्यादा आया। मतलब चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगा वो क्या हुआ, वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरी बात हम क्या करते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है Q, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी वेलोसिटी दोनों सेम रख लेते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे, इस पे जो फोर्स लगता है वो भी क्या होता है,
बढ़ता जाता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक फैक्टर यहाँ और बचता है, यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट मीन्स देयर इज नो फोर्स। इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यदि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने लग जाए देन फोर्स इज मैक्सिमम। या यूँ कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो यहाँ से चार्ज पार्टिकल जो एंगल बनाता है, थीटा की वैल्यू यदि 0 से 90 तक इंक्रीज होती जाती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी बढ़ता जाता है। सो इसको हम किससे जोड़ सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब देखो हमारे पास में जो ये सारा करने के बाद में हम डायरेक्टली यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यदि हमें अटैम्प्ट करना है, मान लो एग्जाम में आता है और हमें अटैम्प्ट करना है, देन डायरेक्टली हमें अटैम्प्ट करना है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इन सभी को यदि हम कंबाइन कर देंगे देन वी फाइंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और ये कह देंगे और एफ इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, वेर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। एंड इन दिस केस यहाँ पर जो के की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से दैट एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्यू वी बी साइन थीटा। ये आया किसी चार्ज पार्टिकल क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी में वेलोसिटी वी से मूव करता है, उस पे लगने वाला फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। हमारे पास में फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए एक्सप्रेशन आ गई। क्या एक्सप्रेशन आई है, इसको हम दोबारा लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो वी नो दैट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये जो वी बी साइन थीटा है, अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दें, v क्रॉस b का मॉडुलस किसके बराबर होगा, वी बी साइन थीटा, बिकॉज वी नो दैट a क्रॉस b का मॉडुलस क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो वी बी साइन थीटा को भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट यूज करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू मॉडुलस ऑफ v क्रॉस b। और यदि वी नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यदि इस फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं देन वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, क्यू वी क्रॉस b। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए ये एक्सप्रेशन आ गई और वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स आ जाएगा हमारे पास में वो ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये तो आ गई फोर्स के लिए एक्सप्रेशन। कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उस पर जो लगने वाला फोर्स है उसकी एक्सप्रेशन। अब यदि हम इस फोर्स की डायरेक्शन निकालें, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप एक बात अच्छे से याद कर लो कि जहाँ कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास में दो रूल हैं, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल। +1 में हमने पढ़ा हुआ राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंडेड स्क्रू रूल। क्या है, जैसे मान लो इफ वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, यदि वेक्टर सी ए क्रॉस बी के बराबर होता है तो सी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी तक घुमाते हैं और जिस डायरेक्शन में हमारा अंगूठा जाता है वो किसकी डायरेक्शन होती है, सी की। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। अगर यहाँ से मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, राइट हैंड की फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाऊँगा। यहाँ से ए से बी की तरफ फिंगर्स को घुमाएंगे तो ये देखो मेरा थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ। तो देन डायरेक्शन ऑफ सी इज इनसाइड टू दिस प्लेन एंड परपेंडिकुलर, हमने पढ़ा हुआ है।
कि ए क्रॉस बी से यदि तीसरा वेक्टर सी आता है तो ये तीसरा वेक्टर सी ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और डायरेक्शन कौन बताएगा, हमारा राइट हैंड का जो थंब है वो इसके डायरेक्शन बताएगा। सो इस केस में यदि हम फोर्स के डायरेक्शन निकाल लें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए क्या करते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या शॉर्ट में राइट हैंड रूल यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर राइट हैंड रूल यूज करेंगे, अगर ये कहते हो कि ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, देन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी एफ इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। एक बात, अब यदि मैं ये कह दूँ कि पॉजिटिव की जगह हमारे पास में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता, इफ़ ए नेगेटिव चार्ज इज मूविंग देन नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, उसको भी मूव करने दो। क्या होगा, फोर्स जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। सेम एक्सप्रेशन, सिर्फ नेगेटिव के लिए यहाँ पर नेगेटिव और लगा देंगे, फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सेम आएगा, सिर्फ क्या अंतर हुआ, डायरेक्शन का। डायरेक्शन का अंतर क्या होगा, यदि पहले v क्रॉस b ऊपर की तरफ आया था तो अब माइनस v क्रॉस b क्या होगा, अपोजिट। माइनस v क्रॉस b का मतलब क्या है, v से b के अपोजिट, माइनस v क्रॉस b मीन्स v से b के अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, b से v की तरफ। सो हम ये कहते हैं कि इस केस में अगर हमारे पास में ये कंसेप्ट है v और b नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर आ जाएगा, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। यहाँ पर आउटवर्ड आया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनवर्ड। सो अगर हम मान लो हम ये कहते हैं कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग देन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज एफ इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। ये वाली जो डेफिनेशन है हम इस चैप्टर में बार बार यूज करेंगे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v से मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इस कंसेप्ट को अच्छे से कर लेना, अगले हर टॉपिक में हम इस डेफिनेशन को यूज़ करने वाले हैं। सो ये जो कंसेप्ट था बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस को करने से पहले काफ़ी ज़रूरी बनता है। अब देखो, अब इसके स्पेशल केस लेते हैं। हमने फोर्स निकालना सीख लिया, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी सीख ली। अब इसके जो स्पेशल केस हैं वो स्पेशल केस क्या क्या है। इफ़ फर्स्ट बात करता हूँ मैं कि इफ़ Q इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू 1, मतलब कोई यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से, और थीटा की वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं, 90 डिग्री। कोई यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से, मतलब Q का जो मैग्नीट्यूड क्या हो 1, वेलोसिटी 1 और थीटा कितना हो 90 डिग्री। कहने का मतलब ये केस बना मेरे पास में कि मैग्नेटिक फील्ड और इसके परपेंडिकुलर कोई यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव करता है। Q इज इक्वल टू 1, वेलोसिटी V इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, F इज इक्वल टू Q की जगह 1, V की जगह 1 पुट करना है, 90 साइन 91 हो गया, F इज इक्वल टू कितना क्या बचा, B। सो यहाँ से हमारे पास में अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन निकल के आती है, मैग्नेटिक फील्ड या यूँ कह दें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, देखो डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स experienced by a unit charge moving with unit velocity perpendicular to magnetic field। यदि कोई यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने लग जाए तब उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना, उसी फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ समझा सकता हूँ कि ये मेरे पास में यूनिट चार्ज है, यूनिट वेलोसिटी से मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तब इस चार्ज पे जो फोर्स लगा उसी फोर्स का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग विथ यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ से हम
मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन है वो निकालता हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, B को यहाँ रख लेते हैं, F/Q/V sin थीटा। अब हमने जो कंडीशंस मानी मैं वो पुट करता हूँ वापस दोबारा से, कि हमने क्या माना था, यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 1 टेस्ला। टी का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है, टेस्ला से। टेस्ला इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है टेस्ला, सिंबल है इसका T। सो मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, 1 टेस्ला। यदि क्या कंडीशन हो हमारे पास में, कंडीशन क्या क्या हो, देखो फोर्स कितना हो 1 न्यूटन, चार्ज कितना हो 1 कूलम, कितनी वेलोसिटी से मूव करता हो 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90, साइन 90 कितना आ जाएगा 1। सो अगर हम ये कह दें, इफ़ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। तब हम जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं, 1 टेस्ला। ये आती है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है उसकी डेफिनेशन, कि हाउ वी कैन डिफाइन 1 टेस्ला। सो वी कैन डिफाइन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड experiences a force of 1 Newton, then magnetic field is 1 Tesla। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन साइन 0 इज 0। थीटा की वैल्यू 0 तो साइन 0 क्या होता है 0, इसका मतलब क्या हुआ, F इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यदि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करने लग जाए, थीटा 0 कब होगा, जब ये चार्ज यहाँ से बिल्कुल इसके पैरेलल आ जाए, थीटा 0, तो फोर्स क्या हुआ 0। इट मीन्स इफ ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज नो फोर्स। या इसके अपोजिट भी कर दें, एंटी पैरेलल हो, थीटा की वैल्यू 0 हो 180 हो, दोनों केस में फोर्स कितना होगा 0। सो ये तो होगी कंडीशन मिनिमम फोर्स के लिए। अब एक कंडीशन और बचती है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि थीटा की वैल्यू 90 हो देन फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, QVB साइन 90 एंड साइन 90 इज 1। देन जो फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू QVB, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो जो मैक्सिमम फोर्स आया उसके बराबर होगा F इज इक्वल टू QVB। एंड डियर स्टूडेंट्स, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस केस में फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास में एक रूल और है, और उसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।